बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। लाइफ फॉर्म्स को हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग प्रोसेसेस को और रिएक्शंस एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिजम्स। सो इस लाइन को एक अलग तरीके से आप बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द रिएक्शंस एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिजम्स। एंड दिस इज नॉट द ओनली डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी इन दिस चैप्टर। दो और डेफिनेशंस आपको मिलेंगी बायोलॉजी की, अगर मैं आपको दिखाऊं 2-3 पेज आगे चल के ही आपको मिल जाएगी। यहाँ बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और पीछे उसने बोला बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर कंपेयर करें तो हमें समझ आता है कि लाइफ, दिस लाइफ वर्ड कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। सो बेसिकली जो वो पहले वाली डेफिनेशन थी वो इसी का एक्सपेंशन थी, उसमें जिस लाइफ वर्ड्स को एक्सपेंड किया गया लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेसेस में। सो उन दोनों स्टेटमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो तीसरी स्टेटमेंट है इसको देखते हैं, बायोलॉजी द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। एज माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ द मोस्ट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि पहले वाली डेफिनेशन में बायोलॉजी को स्टोरी ऑफ लाइफ बताया गया, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। इसमें बायोलॉजी को स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया गया है। ये मोर स्पेसिफाइड, मोर डिटेल्ड डेफिनेशन है। सो आई थिंक इट इज़ बेटर डेफिनेशन। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा। पहले उसको स्टडी ऑफ लाइफ बोला गया और यहाँ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला गया है। तो आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि इन दोनों में तो डिफरेंस है, बट ऐसा नहीं है। यहीं आपको इस चैप्टर की नॉलेज काम आएगी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता विदाउट लिविंग प्रोसेस। ये जो लिविंग लाइफ फॉर्म्स है ये तो हमने देख लिया कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं ये, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट लिविंग प्रोसेस। जब भी हम ये चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो हमें समझ आएगा दिस लिविंग प्रोसेसेस आर नथिंग बट मेटाबॉलिज्म, एंड मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जी ही नहीं सकता विदाउट मेटाबॉलिज्म। सो जब उसने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि उसके अंदर लिविंग प्रोसेस होगा ही, मेटाबॉलिज्म होगा ही, तभी वो लिविंग है। सो ये स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन बायोलॉजी की बिल्कुल करेक्ट है, कोई अधूरापन नहीं है इसमें। जैसे हमको पता लगा कि लिविंग प्रोसेसेस का मतलब एक दूसरा भी होता है मेटाबॉलिज्म, वैसे ही ये जो लाइफ फॉर्म्स है इसका भी कुछ और मतलब है जो हमें क्लियरली समझ आएगा जब हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। सो अभी के लिए बायोलॉजी की डेफिनेशन को यहीं तक रखते हैं, हमें इसमें और क्लैरिटी मिलने वाली है जब हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे, तो हम वापस आएंगे इसी डेफिनेशन पे। अभी के लिए आगे बढ़ जाते हैं। The living world comprises an amazing diversity of living organisms। सो ये सबको पता है, ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है। वर्ल्ड में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। ऐसी ही बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमें मिलेंगी इस चैप्टर में और आगे के बायोलॉजी चैप्टर्स में जो बहुत जनरल होती हैं, कोई यूनिकनेस नहीं है उनमें, दे आर नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस। सो ऐसी लाइंस को मैं अंडरलाइन नहीं करूँगा, हम सिर्फ उन्हीं लाइंस को अंडरलाइन करेंगे जो नीट के पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंस रखती होंगी और जो यूनिकनेस होगी कोई उनमें। जनरल जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको अंडरलाइन नहीं करेंगे हम। Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism। सो यहाँ कंपैरिजन कर रहा है इनएनिमेट मैटर का विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हमें यहाँ से पता चला कि इनएनिमेट का मतलब होना चाहिए नॉन लिविंग। ये आगे की लाइन में कंफर्म भी हो गया जब उसने इनएनिमेट मैटर के ब्रैकेट में लिखा विंड, सी एंड फायर। तो ये कंफर्म हो गया कि इनएनिमेट मैटर का मतलब नॉन लिविंग ही होता है। अर्ली मैन डिफाइड, अब यहाँ डिफाइड का मतलब है डिफ्रेंशिएटेड। तो मुझे कैसे पता लगा कि डिफाइड का मतलब डिफ्रेंशिएटेड ही होता है, क्योंकि पीछे वाली लाइन में उसने बोला कि अर्ली मैन डिफ्रेंशिएट कर पाया
बिटवीन इनएनिमेट मैटर यानी नॉन लिविंग एंड लिविंग। आगे की लाइन में खाली उसने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, पीछे की लाइन का ही एक्सटेंशन है ये। एग्जाम्पल लेके उसने बताया कि कौन से नॉन लिविंग विंड सी फायर और लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स, कौन से नॉन लिविंग और लिविंग ऑब्जेक्ट्स में उसने डिफ्रेंशिएट किया, सिर्फ ये एग्जाम्पल लेके बताया नेक्स्ट लाइन में। सो पीछे वाली लाइन का ही एक्सटेंशन है ये आगे वाली लाइन। A common feature of all such form of inanimate and animate objects was the sense of awe or fear that they evoked. So अगर ये ओ वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो एनसीईआरटी ने इसका अल्टरनेट भी दिया है आपको, फियर। एंड ये स्टेटमेंट काफ़ी यूनिक है क्योंकि इस चैप्टर के विद इन डीप थ्योरी में जब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के डिफरेंसेस की ही बात हो रही है हर जगह। कहीं भी उनकी सिमिलैरिटी की बात नहीं हो रही, उनमें क्या क्या सिमिलर है। ये ऐसी यूनिक स्टेटमेंट है कि इसमें कॉमन फीचर यानी सिमिलैरिटी बताई गई है लिविंग और नॉन लिविंग की। चैप्टर में आपको सिर्फ डिफरेंसेस मिलेंगे, इसलिए ये यूनिक स्टेटमेंट है और मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो क्या यूनिक होता है, सिमिलर होता है भाई लिविंग और नॉन लिविंग में। बोथ ऑफ देम कैन इंड्यूस फियर इन यू, या दोनों डरा सकते हैं आपको। आप एग्जांपल ले लीजिए फायर का, अगर अनकंट्रोल्ड वे में हावी हो जाए आप पे फायर तो फायर भी आपको डरा सकती है जो कि नॉन लिविंग होती है। और लिविंग में आप किसी डॉग का, कुत्ते का एग्जांपल ले लीजिए, अगर वो आपके पीछे पड़ जाए तो वो भी आपको डरा सकता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग ये दोनों ही हमको डरा सकती हैं। ये सिमिलैरिटी हुई लिविंग और नॉन लिविंग के। इस चैप्टर में आपको सिर्फ डिफरेंसेस दिखेंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको सिमिलैरिटी दिखाई दी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। इसका कारण अगली लाइन में बताया गया है कि ऐसा क्यों हुआ। Societies which indulge in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge। अब हमें ये वर्ड समझना होगा बहुत अच्छे से, एंथ्रोपोसेंट्रिक, तभी हमें कुछ लाइन पल्ले पड़ सकती है। ये इतना हल्का फुल्का वर्ड नहीं है। एवोल्यूशन चैप्टर में भी आपको ये मिल जाएगा और बायोडाइवर्सिटी चैप्टर जो है क्लास 12 के, ये दोनों, इन दोनों में भी खूब इस्तेमाल हुआ है इस वर्ड का। सो हमें बहुत अच्छे से इसको समझ में आना चाहिए। तो जब आप गूगल पे सर्च करते हैं ये वर्ड एंथ्रोपोसेंट्रिक तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। इसके बारे में कुछ इंग्लिश में बताया गया है, रिगार्डिंग ह्यूमन काइंड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस स्पेशली एज अपोज्ड टू गॉड और एनिमल्स। सो इंग्लिश में कुछ इसके बारे में बताया गया है। मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ एंथ्रोपोसेंट्रिक का क्या मतलब होता है। इसकी हिंदी की अगर आप जानना चाहें तो वो है मानव केंद्रित। तो आदमी जब अपने आप को ही मोस्ट इम्पोर्टेंट या सबसे महान समझने लगता है, और भगवान का तो वो मानता ही नहीं है, और जो जितने दूसरे जानवर हैं या जितनी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं दुनिया में, उनका कुल एग्जिस्टेंस का रोल सिर्फ इतना समझता है कि वो मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए हैं। उसके मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ बिल्कुल नहीं होते आदमी के, सिर्फ वो अपनी इच्छाएं पूरी करना इसको सबसे हाईयर प्रायोरिटी देता है। दूसरे जानवरों का वो ऐसे शोषण करता है और उनको समझता है कि उनका जो कुल एग्जिस्टेंस है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए है दूसरे जानवरों का, और कोई मकसद नहीं है। तो ऐसे व्यू को हम बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। तो ऐसी विचारधारा वाला आदमी जब रिसर्च करेगा और ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्क्रिप्शन इकट्ठा करेगा तो वो सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स या उन्हीं जानवरों के बारे में तो जानकारी इकट्ठा करेगा ना जो उसकी इच्छा पूरी करने में काम आएंगे, जो उसके मतलब के होंगे, जो वो सोचेगा कि उसके यूज़ में आ सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही वो जानकारी इकट्ठा करेगा, डिस्क्रिप्शन इकट्ठा करेगा। अ, तो उसका जो रिसर्च एरिया है, जो स्पैन है, वो काफ़ी नैरो हो जाएगा। वो सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना चाहेगा, इसलिए उसकी बायोलॉजिकल नॉलेज लिमिटेड हो जाएगी और सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिजम्स को खोज पाएगा। दैट्स वाई इन विचारधारा के लोगों के बारे में कहा गया है, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू वाले लोगों के बारे में, कि ये बहुत लिमिटेड नॉलेज दर्ज कर पाए बायोलॉजिकल वर्ल्ड में।
बायोडाइवर्सिटी चैप्टर से आज हम जानते हैं 28,000 के आसपास चींटियों की स्पीशीज़ होती हैं। तो चींटियां तो हमारे किसी भी काम के नहीं हैं। अगर ये एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू बायोलॉजी वाले ही साइंटिस्ट रहे होते तो वो चींटियों को तो काउंट ही नहीं करते। सो चींटियों की डाइवर्सिटी हमें कभी पता ही नहीं चल पाती। दैट्स वाई इस विचारधारा वाले जो साइंटिस्ट थे वो बहुत कम प्रोग्रेस कर पाए इन बायोलॉजिकल नॉलेज। ये जो एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ड है ये एवोल्यूशन चैप्टर में भी आया है, एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, और बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में भी इसके बारे में काफ़ी बात की गई है 2-3 पेजेस में। सो यहाँ के लिए आप समझ लीजिए उन चैप्टर्स में जब इसका जिक्र आएगा तो हम डिटेल में और चर्चा करेंगे इसके बारे में। अभी के लिए आई होप आपको समझ में आ गया हो कि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू चीज़ क्या है। सिस्टमिक सिस्टमैटिक एंड मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। यहाँ जो मोनूमेंटल वर्ड है इसका जो मीनिंग होता है ये हिस्टोरिकल होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया। मोनूमेंट्स मैंने ऐतिहासिक धरोहर। सो मोनूमेंटल उस हिसाब से हुआ हिस्टोरिकल। वैसे ये जो वर्ड है इस सेंटेंस में इसका ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, एनसीईआरटी में था इसलिए मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। ये जो पूरा सेंटेंस है इसका अगर समरी लेना चाहें आप, इसमें जो मेन सिग्निफिकेंट बात बोली गई है वो ये है कि सिस्टमैटिक जो ब्रांच है उसके अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं: आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ये लाइन का अगर सिग्निफिकेंस जानना चाहें तो आप वो ये है कि ये सेम लाइन इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे जाके रिपीट हुई, ये सेम लाइन की सिस्टमैटिक्स में क्या क्या होता है। तो आप जान सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये 2-2 बार एक ही चैप्टर में रिपीट हो गई है। The biggest spin-off of such studies was the recognition of a sharing of similarities among living organisms, both horizontally and vertically. ये similarities कैसे शेयर कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ये समझने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। उसमें आपको बताया गया है ये हिराकी ऑफ क्लासिफिकेशन कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे आया था। सो ये अगर आपको पता नहीं है तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको समझ में नहीं आएगा। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मैंने ये लिया है डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले मोनेरा किंगडम आया, उसके बाद आया प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा को लिंक बताया गया है बिटवीन मोनेरा एंड द अदर 3 किंगडम्स, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे। सो दैट्स वाई मैंने ऐसे बनाया कि प्रोटिस्टा से ये तीनों निकले हैं। ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में मिलेगा कि ये कनेक्टिंग लिंक होता है मोनेरा का और इन तीनों का। उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अभी के लिए इसे समझते हैं कि ये जो एनिमेलिया किंगडम है इससे फिर 10 फाइला निकली, पोरीफेरा से लेके कोर्डाटा, और प्लांटे के अंदर आपको 5 डिवीजन्स मिल जाएंगे एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म्स तक। सो इसमें हमको ऑब्जर्व क्या करना है कि ये जो मोनेरा है ये कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा प्रोटिस्टा से, और प्रोटिस्टा कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा एनिमेलिया से। सो ये जो रिलेशन हुआ इन तीनों में, सिमिलैरिटी हुई, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी। मोनेरा से कुछ ना कुछ प्रोटिस्टा रिलेटेड है, उससे फिर कुछ एनिमेलिया रिलेटेड है, उससे फिर आगे क्लासिफिकेशन करते जाएंगे तो ऐसे जो सिमिलैरिटीज़ हमें मिली वो हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी हुई। और ये जो पोरीफेरा फाइला है एनिमेलिया की पहली, ये इससे सीलेंट्राटा से कुछ रिलेटेड होगी। इन सभी फाइला में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होगी। और ये जो पोरीफेरा है ये प्लांटे की जो डिवीजन्स हैं, एल्गी, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट, इनसे भी रिलेटेड होगी। तो ये ऐसे जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं इनको हम वर्टिकल सिमिलैरिटीज़ बोलते हैं बिटवीन द वेरियस फाइला एंड डिवीजन्स। एंड ये जो किंगडम्स के अंदर सिमिलैरिटीज़ और ऑर्गेनिजम्स के अंदर हॉरिजॉन्टली जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़ बोलते हैं। तो ऐसे हुआ ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ये आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस लाइन। That all present day or living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth was a revelation which humbled man and led to cultural movements for the conservation of biodiversity।
तो ये थे वो समझदार साइंटिस्ट जिनकी वजह से आज हम जानते हैं 17 से 18 लाख स्पीशीज़, ये डाटा आपको इसी चैप्टर में आगे जाके मिलेगा। सो ये थे वो लोग जिन्होंने असली रिसर्च की, एंड इनके पास दो क्वालिटीज़ थी। पहली ये कि साइंस ने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली थी उस टाइम तक, और हम डीएनए के बारे में काफ़ी हद तक जान गए थे। तो हमें पता लगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म पहले हो गए हैं इस अर्थ पे और जितने ऑर्गेनिज्म अभी करंटली हैं, उनका डीएनए काफ़ी हद तक मैच करता है। तो हमें ये समझ आ गया था कि सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेटेड हैं काफ़ी हद तक। और दूसरा, ये एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू वाले लोग नहीं थे, ये भगवान में विश्वास रखते थे। और इनको ये पता था कि अगर भगवान ने किसी स्पीशी को बनाया है, वो एग्जिस्टेंस में है, तो भले वो अभी के लिए हमारे किसी यूज़ में ना आ रही हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस ज़रूर होगा एग्जिस्टेंस में, अगर वो भगवान ने रखी हुई है स्पीशी। तो ये इस बात को भी मानते थे। दैट्स वाई दे कंसीडर्ड ईच एंड एवरी स्पीसीज टू हैव इक्वल इम्पोर्टेंस। और उन्होंने सबका डिस्क्रिप्शन लिया, ये ना सोचते हुए कि कौन सी हमारे फ़ायदे की है और कौन सी हमारे फ़ायदे की नहीं है। उन्हें सभी स्पीशीज़ का डिस्क्रिप्शन लिया, और आज हम 17 से 18 लाख स्पीशीज़ को जानते हैं ऑर्गेनिजम्स की। इन्होंने ये भी सोचा होगा कि भले ही कोई स्पीशीज़ करंटली हमारे किसी काम की नज़र नहीं आ रही हमें, हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे किसी काम में आ जाए वो। और ये भी इनके दिमाग में रहा होगा किसी भी स्पीशी का डिस्क्रिप्शन लिखते टाइम, जो कि आज सच भी हो रहा है। क्योंकि आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, या आप पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज चैप्टर में, क्लास 12 बायोलॉजी। तो वहाँ हम इंसेक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए। तो जब उस टाइम जिस साइंटिस्ट ने उन इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ का डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, तो उसने ये नहीं उसके दिमाग में ये नहीं होगा कि इसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं, फ्यूचर में ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ होगा। उसने सिर्फ इतना ही विश्वास था उसका भगवान पे कि अगर ये स्पीशी एग्जिस्ट कर रही है, तो अभी चाहे इसका यूज़ ना हो, फ्यूचर में हो सकता है कुछ यूज़ में आ जाए। उसे पता नहीं था उस टाइम, सिर्फ विश्वास था। लेकिन अभी देखिए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो इंसेक्ट्स भी हमारे काम आ रहे हैं। तो दैट्स वाई दीज आर द इंटेलिजेंट पर्सन्स, साइंटिस्ट, जिनकी वजह से हमें 17-18 लाख ऑर्गेनिजम्स आज आज पता है। अगर इन एंथ्रोपोसेंट्रिक विचारधारा वाले लोगों के भरोसे ही हम रहते, तो सिर्फ 20-50 स्पीशीज़ ही हम जान पाते, जो कि इनको लगता था कि हमारे यूज़ की हो सकती हैं। हम इतनी सारी डाइवर्सिटी जानने से वंचित रह जाते अगर इनके भरोसे रहा जाता तो। आगे है फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट। आगे वाले चैप्टर्स में ये हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमलिया एंड प्लांटे किंगडम। ये सिर्फ इतना बताया गया है कि आगे हम पढ़ने वाले हैं प्लांटे और एनिमलिया किंगडम को, नथिंग एल्स हेयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस यूनिट। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स और टीचर्स इसको पढ़ने से क्यों कतराते हैं। इसमें बहुत सारी जगह से रेफरेंस लेना होता है, और एज यू कैन सी, सिर्फ एक चैप्टर से तो काम नहीं चलता। इसकी सारी जो वर्ड्स हैं इसमें और जो कंसेप्ट दिए गए हैं, वो एक चैप्टर से तो हैं ही नहीं। आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि आपके पास तभी आएगी जब आपने बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर्स को भी ढंग से पढ़ रखा होगा, और सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट को लिंक करना आपको आता है, वो तभी आ पाएगा। अब आगे चलते हैं, इस चैप्टर में जो साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसको पढ़ते हैं। ये ऑफ कोर्स हमें डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहिए, साइंटिस्ट का जो इंट्रोडक्शन दिया होता है वो भी। अभी रिसेंटली 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जो साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है उससे क्वेश्चन आया, रामाचंद्रन प्लॉट से क्वेश्चन आया। सो या डेफिनेटली हमें कोई भी लाइन नहीं छोड़नी चाहिए एनसीईआरटी में, एटलीस्ट बायोलॉजी में एक एक लाइन हमको पढ़नी चाहिए। तो अर्नस्ट मेयर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, और उनको बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी।
वी नो वेरी वेल, इवोल्यूशन में तो सिर्फ एक ही साइंटिस्ट है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो डार्विन है। इसलिए ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, तो इसलिए इनको बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। और इनका एक और नाम है अलेक्जेंडर अगासिस, प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी एमेरिटस। इस नाम के पीछे एमेरिटस आ रहा है, और इन साइंटिस्ट का नाम है अर्न्स्ट। तो ऐसे ई फॉर ई आप याद रख सकते हैं। इसका कोई सिग्निफिकेंस मुझे समझ में नहीं आता नाम का, आपको एज इट इज़ याद रखना है। ये एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नाम ही आपसे, इसका मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, ये एज इट इज़ नाम आ सकता है। सो आपको याद होना चाहिए, ई फॉर ई ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। आगे है, he made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today। ये आज भी सच है। तो मेयर ने अपने टाइम में बताया कि जिसको इवोल्यूशन पढ़ना है तो उसके लिए सेंट्रल एरिया ऑफ रिसर्च, सेंट्रल एंड मेन क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी वो होना चाहिए ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। और ये आज भी सच है। ऐसा बताया गया है कि ये जो स्टेटमेंट थी मेयर की, ये अभी फॉल्स नहीं होगी आज के टाइम में। आज के भी जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं वो जब इवोल्यूशन में रिसर्च करते हैं तो उनके सामने जो मेन एरिया ऑफ रिसर्च होता है वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है, दैट इट इज़ टुडे। ये आज भी सच है, ऐसा बताया गया है। इवोल्यूशन अर्नस्ट मेयर ने जो स्टेटमेंट दी थी, जो काम किया था एवोल्यूशन के ऊपर, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी को बताया था कि ये सेंट्रल एरिया होना चाहिए, ये आज भी सच है। ये फॉल्स नहीं हुई है उनकी रिसर्च। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशी भी इन्होंने ही दिया था। सो ऑफ कोर्स आपने पिछली लाइन में पढ़ा कि इन्होंने सेंट्रल एरिया ऑफ रिसर्च बताया ओरिजिन ऑफ स्पीशी डाइवर्सिटी को, तो ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल स्पीशी भी इन्होंने ही बताया होगा, ये तो ऑब्वियस है। सो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशी भी इन्होंने ही दी थी। अपने ज़िंदगी में जो एवोल्यूशन के बारे में इन्होंने काफ़ी रिसर्च की, तो उसके लिए इनको 3 प्राइज़ मिले जिसको ट्रिपल क्राउन बोला जाता है। उनमें से पहला है बाल्जन, फिर इंटरनेशनल, देन क्रेफूड प्राइज़। सो इन तीनों को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। आपको पता है ना मेयर कौन होता है? जैसे किसी गांव का सरपंच होता है वैसे सिटी का मेयर होता है। सो इट इज़ एन ऑफिशियल ऑफ द सिटी। ये राजा के जैसे ही हो गया। तो राजा है तो भाई इसके पास क्राउन भी होना चाहिए, तो या इसके पास ट्रिपल क्राउन है, और ये ऑफिशियल है सिटी का। तो सिटी के निरीक्षण के लिए इसको बाहर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए इसके पास कुछ साधन होना चाहिए। तो या गवर्नमेंट ने इसको प्रोवाइड कराई है बाइक, सो दैट ये इस पे इसका यूज़ करके सिटी का निरीक्षण कर सके। सो इस बाइक को आपको ऐसे प्रोनाउंस करना है BIC। इट स्टैंड्स फॉर बाल्जन इंटरनेशनल एंड क्रेफूड प्राइज़, जो कि मेयर को मिले थे। सो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि मेयर के पास ट्रिपल क्राउन है और उसके पास बाइक भी है। इससे आप ये तीनों अवार्ड याद कर सकते हैं। सो यहाँ से ये चैप्टर की असली शुरुआत होती है थ्योरी की। अभी तक हम साइंटिस्ट पढ़ रहे थे और यूनिट का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे। एक्चुअली इसका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है चैप्टर का, वो जो सबसे पहले आता है वो मैंने स्किप कर दिया, छोड़ दिया है। उस पूरे पूरे पैराग्राफ में मुझे एक भी ऐसी लाइन नहीं मिली जो नीट में आ सकती है, नीट के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट हो सकती है। आपको अगर उसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट लाइन मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। 1.1 व्हाट इज़ लिविंग? When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms। ये तो बहुत ऑब्वियस बात है ना कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना चाहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, तो हम उनकी कुछ पहचान करेंगे ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे उनमें, तभी हम पहचान पाएंगे। ये तो ऑब्वियस बात है। अब आगे उसने उन कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम लिए हैं, आपको बताया है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उनको मैंने हाईलाइट किया है। सो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स, ये यूनिक फीचर्स हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। आगे उसने कुछ और भी ऐड किए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स।
मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, या तो रिप्रोडक्शन ही हो गया, तो रिप्रोडक्शन रिपीट कर दिया यहाँ पे। सेल्फ ऑर्गेनाइज, इसको आगे चल के हम देखेंगे, इसको बोलेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म कैसे ऑर्गेनाइज करता है अपने आप को। इंटरैक्ट एंड इमरजेंस, ये वही है। एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स, ये रिपीट कर दिया गया फीचर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स दोबारा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि सारे ग्रो करते हैं। इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ग्रो, इसके बारे में ही आगे इलेबोरेट किया गया है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। सो ग्रोथ की आपको दो पहचानें बता दी गई हैं यहाँ पे कि आप पहचान जाएं कि यहाँ ग्रोथ हुई है। ये बात हो रही है सिर्फ सेल्स के बारे में कि इंक्रीज इन मास। सो सेल का मास यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका मास इंक्रीज करा है, ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्म उसको बोलेंगे इंक्रीज इन मास। और दूसरी उसने बोली कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, एक से दो हो गई, दो से चार हो गई, ये नंबर इंक्रीज हो गया सेल्स का। ये दो पहचानें होती हैं ग्रोथ की सेल्स के अंदर, यह बात बोली है इस लाइन में। आगे है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, दिस इज ट्रू फॉर अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो। और ये आगे उसने बोल भी दी स्टेटमेंट थोड़ी सी आगे चल के कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रोज बाय सेल डिवीजन। सो दिस थिंग इज सिमिलर फॉर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। आगे उसने बोला है इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिविजन्स ऑकर्स कंटिन्यूसली एंड थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। पहली बात तो ये कंटिन्यूसली होती है, रुकती नहीं है बीच में कहीं भी प्लांट्स में, और थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होती है जब तक प्लांट मर नहीं जाता ग्रोथ होती ही रहती है उसमें। एंड देर आर सर्टेन रीजन्स प्लांट्स में जहाँ ये ग्रोथ कंटिन्यूसली होती है, उनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। हम अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जब पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में आएगा। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। तो ये डिफरेंस हो गया प्लांट्स और एनिमल्स का, ये एक बढ़िया क्वेश्चन बन गया कि प्लांट्स में सेल डिवीजन थ्रू आउट देयर लाइफ कंटिन्यू करता है और एनिमल्स में सिर्फ एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और इंक्रीज इन मास, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों पहचाने हैं सेल ग्रोथ की। सो ग्रोथ ही बोला गया है कि एक सर्टेन एज तक ही होती है। हाउएवर आगे आगे बोला गया है इसके बारे में कुछ, सेल डिविजन्स ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। सो जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था सेल का इंक्रीज नंबर सेल डिवीजन, ये होता है। ग्रोथ तो सीधे सीधे नहीं होती, अप टू अ सर्टेन एज तक ही होती है एनिमल्स में, लेकिन एक्सीडेंटली जो सेल्स लॉस्ट हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं उनका रिप्लेसमेंट जरूर होता है एनिमल्स में भी सेल डिवीजन के थ्रू। आगे ही हमने पढ़ लिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ सेल डिवीजन के द्वारा ही होती है। वन कैन easily ऑब्जर्व दिस इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स इनसाइड लेबोरेटरी कल्चर्स बाई सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। यह तो बिल्कुल सही बात है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक सिंगल सेल ही होती है। सो एक से दो सेल अगर होगी तो दूसरा ऑर्गेनिज्म ही बन गया, तो आप ऑर्गेनिज्म काउंट कर सकते हैं बाय जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है, एक ही सेल है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. Exclusive events मतलब ये अलग अलग होते हैं, and both of these processes results in different thing। इसका ये मतलब हुआ exclusive events का, their net result is some other process। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का नेट रिजल्ट कुछ अलग अलग होता है, इसलिए इनको एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोला। और ये एक्सक्लूसिव होते हैं हाइयर एनिमल्स और प्लांट्स में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये एक्सक्लूसिव नहीं होते, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसी पैराग्राफ के नीचे आपको मिलेगा, वहाँ ज़्यादा समझ में आ गया इंक्लूसिव का मतलब क्या है। ऑफ कोर्स यार यही मतलब होगा इंक्लूसिव का भी कि बोथ ऑफ दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन सेम थिंग। एक्सक्लूसिव मीन्स अलग अलग चीज़ें रिजल्ट करती हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इंक्लूसिव मीन इन दोनों का जो नेट रिजल्ट होता है वो सेम होता है, यही होगा।
one must remember that increase in body mass is considered as growth. ये तो हम ये अब पढ़ के ही आए हैं कि दो पहचानें थी ग्रोथ की, एक इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। सो आप उनमें से एक की बात कर रहे हैं, सो ऑफकोर्स ये तो हमने पढ़ ही लिया कि इंक्रीज इन मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ये रिपीट कर दी मतलब लाइन एनसीईआरटी ने। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। सो अगर क्राइटेरिया हम रखें इंक्रीज इन बॉडी मास का, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं यार। माउंटेन्स, बाउल्डर्स एंड सैंड माउंड्स ग्रो। ये जो पहाड़ होते हैं और जो रेत होती है ये भी तो ग्रो करते हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है। इनमें जो ग्रोथ होती है वो सरफेस पे होती है, आउटसाइड द बॉडी होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जीक्यूटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। ये आउटसाइड होती है ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ये डिफरेंस होता है लिविंग और नॉन लिविंग में ग्रोथ का। नॉन लिविंग में आउटसाइड ऑन द सरफेस, लिविंग में इनसाइड होती है। ग्रोथ देयर फोर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम डिफाइनिंग नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि नॉन लिविंग में भी हो रही है ग्रोथ, तो डिफाइनिंग कैसे बोलेंगे। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो वो हुई ना जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलेगी। ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी हो रही है, तो इसको डिफाइनिंग नहीं बोल सकते। conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand, तब हम समझेंगे कि that it is a characteristic of living organisms, living systems। सो आपको ग्रोथ, आप सीधा बोल दें कि ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो ये सही बात नहीं हुई, पूरी बात नहीं हुई। आपको कुछ कंडीशंस एक्सप्लेन कर ली होंगी जिनके अंडर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व होती है ग्रोथ, तब आप कह पाएंगे कि ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। आप सीधे ही यही नहीं बोल सकते कि ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी होती है। अब आप लोग इन कंडीशंस के बारे में सोच रहे होंगे, जो कंडीशंस एक्सप्लेन करने को बोल रहा है कि ये कंडीशन होगी कि इन ग्रोथ होनी चाहिए फ्रॉम इनसाइड फॉर द ऑर्गेनिज्म टू बी लिविंग। ऐसा भी नहीं है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं पाइप्स का, जो वाटर पाइप्स होती हैं उनके अंदर भी कहीं कहीं रेत जमा हो जाती है, और जो ग्रासेस वगैरह होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं पाइप्स के अंदर भी। सो उनके इनसाइड भी ग्रोथ हो रही है, तो उनको लिविंग थोड़ी ना बोल देंगे इस इनसाइड ग्रोथ के कारण। सो ये जो कंडीशन है ये इनसाइड ग्रोथ भी नहीं है, ये दूसरी ही कंडीशंस है। आपको और स्पेसिफिक होना पड़ेगा कंडीशंस के मामले में। आपको बोलना पड़ेगा कि ग्रोथ इन इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। अगर साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहा है और ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, अगर ये दोनों टर्म्स आपने एक्स इंक्लूसिवली बोल दिया, आपको ये स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करना होगा कंडीशन इन दो टर्म्स में कि इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म, इंक्रीज इन मास ऑफ साइटोप्लाज्म एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ये दोनों ग्रोथ के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कंडीशंस अप्लाई करनी होंगी। तब आप बोल पाएंगे कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है, तब आप बोल पाएंगे कि ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग सिस्टम का। ऐसे ही आपने बोल दिया ग्रोथ है, तो ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी होती है। आप ऐसे ही नहीं बोल पाएंगे कि ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ को अगर आपको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोलना है तो आपको दो कंडीशन उसके साथ बतानी होंगी कि ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ के साथ ये दो कंडीशन लगानी होंगी। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास ऑफ साइटोप्लाज्म एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ये ग्रोथ को पहले डिफाइन कीजिए, ये कंडीशंस लगाइए उसके साथ, तब आप बोल पाएंगे कि ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, उससे पहले नहीं बोल पाएंगे। आई हैव सेड इनफ अबाउट इट, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो। आगे बढ़ जाते हैं अभी के लिए। अच्छा, इसमें ये लास्ट वाली लाइन रह गई थी, अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। ये पता है ना आपको कि डेड ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं ग्रो करता। अभी तो आपने शुरुआत में ही पढ़ा था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। जब वो लिविंग ही नहीं है भाई तो वो ग्रो कैसे करेगा। सो दैट्स वाई डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो।
रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ग्रोथ के जैसे ही रिप्रोडक्शन भी कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। In multicellular organisms, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. Invariably and implicitly we refer to sexual reproduction। यहाँ पे उसने बोल दिया ना कि more और less similar होता है progeny, तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो गया, क्योंकि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें तो बिल्कुल क्लोन बनते हैं, एकदम एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं प्रोजेनी पेरेंट्स के। सो उसने मोर और लेस सिमिलर बोला, तो इसका मतलब यही हुआ, इम्प्लिसिटली उसका मतलब ये हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। बिकॉज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वो मोर और लेस सिमिलर नहीं होते प्रोजेनी, वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं पेरेंट्स की। Organisms reproduce by asexual means also. Fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores। तो ये आपको methods of asexual reproduction याद करने हैं, डिफरेंट organisms के आपको मिलने वाले हैं अब यहाँ पे। फंजाई में होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। वैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन सी फंजाई में कौन से स्पोर्स होते हैं, तो ये तो डेफिनेटली आपको याद रह ही जाएगा। आगे है इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा। यीस्ट इज़ अ फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई, एंड हाइड्रा इज़ एन एनिमल। ये सिलिंट्राटा जो फाइला होती है एनिमलिया की उसमें आता है। सो ये दोनों में आपको बर्डिंग मिल जाएगी। बडिंग इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यीस्ट में बडिंग होती है, ये आपको मिल जाएगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में भी, क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर। तो ये तो आपको याद रह ही जाएगा। लेकिन हाइड्रा में भी बडिंग होती है, ये आपको इससे याद रह जाएगा कि इन दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम सिमिलर होती है, हाइड्रा की और यीस्ट की। आप जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाइड्रा की और यीस्ट की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। सो दैट्स वाई इन दोनों में बर्डिंग पाई जाती है, दिस फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन प्लेनेरिया और फ्लैट वॉर्म्स, प्लेनेरिया आता है एनिमल किंगडम के अंदर, ये तीसरी फाइला है एनिमल किंगडम की, इनको फ्लैट वॉर्म बोला जाता है। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, तो इनके अंदर ट्रू रीजनरेशन होती है। एनिमल किंगडम के अंदर भी जब ये फाइला आएगा तो उसमें बताया गया है कि दे हैव हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। तो या इनमें ट्रू रीजनरेशन होती है। ये चीज़ क्या है? अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ अपेरेंटली डिफरेंट फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन। या ये फ्रेगमेंटेशन से डिफरेंट मेथड होता है ट्रू रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म के 2-3 टुकड़े होते हैं और तीनों से ही अलग अलग नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। और ये ट्रू रीजनरेशन में क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी का कोई पार्ट कट गया और वहीं से वो पार्ट ग्रो हो गया और दूसरा ऑर्गेनिज्म बन गया। सो इन दोनों में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए, रीजनरेशन में और फ्रेगमेंटेशन में। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस, इन तीनों में फ्रेगमेंटेशन होती है। सो फिलामेंटस है एल्गी, तो ऑफ कोर्स में फ्रेगमेंटेशन होगी, क्योंकि फिलामेंट्स अलग अलग पार्ट्स होते हैं एल्गी के, तो वो टूट जाते हैं और फिर उनसे अलग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, तो या उसमें फ्रेगमेंटेशन होगी ऑफ कोर्स। एंड फंजाई में फ्रेगमेंटेशन होती है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर, उसी में फंजाई का डिस्क्रिप्शन है। ऐसे अभ्यास कर सकते हैं, एफ से फंजाई, एफ से फ्रेगमेंटेशन, फिलामेंटस एल्गी भी एफ से है तो ये इसमें भी होगा। और प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस ये आपको मिल जाएगा प्लांट किंगडम के अंदर। वहाँ भी ये बताया गया है कि ये जो प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस होता है ये फिलामेंटस फॉर्म होती है। सो फिलामेंटस है तो अगेन इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा ही, तो ऐसा इन तीनों में फ्रेगमेंटेशन होगा, आप याद रख सकते हैं। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae and amoeba, reproduction is synonymous with growth। ये आ गई वो statements, reproduction is synonymous with growth। इसका मतलब है reproduction and growth are inclusive events in unicellular organisms। Increase in number of cells,
माने इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन इस प्रोसेस का मतलब रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और ग्रोथ भी हो सकता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये दोनों इंक्लूसिव होते हैं यूनिसेलुलर में। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्वलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर एंड और मास। तो जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि वो ट्विन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के, वो सेल के बारे में ही बात हो रही है, तो यहाँ प्रूव हो गया वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्वलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर। तो यहाँ पे उसने बोल दिया कि वो सेल के बारे में ही बात हो रही थी। Hence, we notice that in single-celled organism or unicellular organisms, we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. For of course, yeah, we are not clear. We are not clear because both of them are resulting in the same thing, that is the increase in number of cells. तो हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? दोनों का रिजल्ट तो एक ही है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इंक्लूसिव हो गई। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस इंक्लूसिव होगी यूनिसेलुलर में, दोनों का रिजल्ट एक ही है, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे इन दोनों में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। Further, there are many organisms which do not reproduce: mules, sterile worker bees, and infertile human couples. So, जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा कि ये जो वर्कर बीज होते हैं ये स्टेराइल होते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स। ये एसेक्सुअली जो हैप्लॉइड गैमेट वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता, ये बात ये मेन है यहाँ पे। ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं वो हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। यहाँ के लिए आप समझ लीजिए कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। एक्चुअली जो माइटोसिस से हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं वो सिर्फ वर्कर बीज में बनते हैं, इसने यहाँ बोल दिया स्टेराइल वर्कर बीज, सो इसमें किसी भी फॉर्म का रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ये सेक्सुअल सेक्सुअल कैसा भी नहीं होगा, इसने स्टेराइल वर्ड यूज कर दिया। स्टेराइल का मतलब होगा कि इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये मतलब होता है इसका स्टेराइल वर्ड का। सो या इसमें किसी भी फॉर्म का रिप्रोडक्शन नहीं होगा स्टेराइल वर्कर बीज में। उसके पहला एग्जांपल है म्यूल्स का। म्यूल्स एक प्रोजेनी होता है, डंकी और हॉर्स के बीच में जब मेटिंग होती है तो उसका प्रोजेनी बनता है म्यूल। सो ये दो स्पीशीज होगी ना, डंकी की और हॉर्स की, उन दोनों के बीच में जब रिप्रोडक्शन हुआ तो उनका जो दो स्पीशी अलग अलग स्पीशीज के बीच में जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो उनका जो प्रोजेनी बनता है वो स्टेराइल होता है, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। दो अलग अलग स्पीशीज अगर मेटिंग कर रही हैं तो उनका जो प्रोजेनी है वो फर्टाइल नहीं हो सकता, इट मस्ट बी स्टेराइल। सो या म्यूल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस बिकॉज ये दो अलग अलग स्पीशीज़ का प्रोडक्ट है। और तीसरा है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इनको अगेन हम बोल सकते हैं स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। सो ये तीन एग्जांपल्स दिए हैं आपको जो जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। हैंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देख लिया भाई हमने, म्यूल्स भी लिविंग होता है, स्टेराइल वर्कर बीज भी लिविंग है, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स ये भी लिविंग होते हैं। लिविंग तो हैं लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन नहीं है, तो रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग करेक्टर नहीं हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। सो ये भी ग्रोथ के जैसे ही है, जस्ट लाइक अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, डेड और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट रिप्रोड्यूस। सो उसके जैसे ही यहाँ भी बोल दिया गया। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे, ये डिफाइनिंग होता है, हमें पता लगेगा, हमें पता लगाना है आगे जाके इसी पैराग्राफ में, ये डिफाइनिंग होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स, ये हम सबको पता है यार, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट नहीं है, हम सब केमिकल्स के बने हैं, हमारे अंदर कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सबको पता है। These chemicals, small, big, belonging to various classes, size, functions, constantly being made and changed into some other biomolecules। ये तो वही बोल दिया कि हमारे अंदर अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती रहती हैं, सिर्फ यही बोला है।
दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, अब नाम दे दिया उनको। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms, be the unicellular or multicellular. So चाहे कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, यूनी या मल्टी सेलुलर, उसके अंदर ये सारी रिएक्शंस जरूर देखने को मिलेंगी इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो यहीं से क्लियर हो रहा है कि ये डिफाइनिंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर, सब में पाई जाती हैं ये रिएक्शंस। आगे वही बोल रहा है कि ऑल प्लांट्स एनिमल्स, जब उसने बोल ही दिया कि यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर सब में पाई जाती है, सो इन सब में है ये ऑल प्लांट्स एनिमल फंजाई माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, उसने पहले ही बोल दिया कि यूनी हो या मल्टी सेलुलर सब में पाई जाती है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। सो जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं हमारे अंदर, उनको उनका अगर सम टोटल किया जाए, जोड़ किया जाए, उस सम टोटल जो हमारे पास आएगा उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। उन सारी रिएक्शंस को इकट्ठा मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म जस्ट लाइक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इसके बारे में भी ये स्टेटमेंट बोल दी गई है। ऑफ कोर्स कोई भी नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं करता। Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free system in laboratory. Inside laboratory in cell-free system, यहाँ भी हम metabolic reactions को कर सकते हैं, ये ऐसा बोला गया है। An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube in laboratory is neither living nor non-living। अब हमको इन दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, यानी मेटाबॉलिज्म आउटसाइड द बॉडी, मेटाबॉलिज्म आउटसाइड द सेल, इसको ना तो लिविंग बोला गया है ना ही नॉन लिविंग बोला गया है। इन दोनों को एक एक करके हम देखते हैं कि क्यों इनको लिविंग की कैटेगरी में भी नहीं रखा गया और ना ही इनको नॉन लिविंग बोला गया। तो हम जानते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है कि चाहे कितना भी छोटा ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म वो भी यूनिसेलुलर तो होता ही है, एक सेल तो उसमें होती ही है। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलने से पहले हमको ये पता है कि छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म में भी एक सेल तो है कम से कम। लेकिन यहाँ किया कर दिया उन्होंने मेटाबॉलिज्म को आउटसाइड द सेल इन सेल फ्री सिस्टम, विदाउट सेल, एक भी सेल नहीं है और उसमें मेटाबॉलिज्म को करवा दिया। तो इसको लिविंग नहीं बोल सकते ना, क्योंकि छोटे से छोटा भी ऑर्गेनिज्म उसमें एक सेल तो है ही। सेल के बिना अगर आपने रिएक्शन करवा दी तो उसको लिविंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म भी यूनिसेलुलर होता है। एक बात हमें समझ में आ गई कि उसको लिविंग नहीं बोल सकते, क्योंकि छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म भी यूनिसेलुलर होता है, तो लिविंग नहीं बोलेंगे। अब ये जो दूसरी बात उसने बोली कि उसको नॉन लिविंग भी नहीं बोलेंगे, ऐसा क्यों भाई? लिविंग नहीं बोला तो नॉन लिविंग तो बोलना चाहिए ना। सो नॉन लिविंग भी क्यों नहीं बोलेंगे? सो उसको नॉन लिविंग इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनको लिविंग रिएक्शंस बोलते हैं। लिविंग रिएक्शंस क्यों? बिकॉज दे गिव राइज टू लाइफ। अगर वो किसी सेल के अंदर आ जाए ना मेटाबॉलिज्म, वो जान फूंक देते हैं उसके सेल के अंदर। मेटाबॉलिज्म के कारण ही सेल के अंदर जान होती है, उसके अंदर लाइफ इनकलकेट करता है मेटाबॉलिज्म, इसलिए उसको लिविंग रिएक्शंस बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म को इसलिए ही लिविंग रिएक्शंस बोला जाता है क्योंकि ये दे गिव राइज टू लाइफ। सेल के अंदर जो लाइफ होती है वो मेटाबॉलिज्म के कारण ही होती है, इसलिए इनको लिविंग रिएक्शंस बोला जाता है। इसलिए मेटाबॉलिज्म को नॉन लिविंग कहना इसकी बेइज्जती सी हो जाएगी भाई, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता। तो इसको आप नॉन लिविंग कैसे बोल सकते हो? इसको आपको लिविंग की कैटेगरी में रखना होगा, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे इसको लिविंग रिएक्शन बोलेंगे। दैट्स वाई इसको लिविंग रिएक्शन बोला गया है, क्योंकि इसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म संभव ही नहीं है। इसलिए इसको नॉन लिविंग कहना भी ठीक नहीं है, और इसको लिविंग तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि छोटे से छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर जरूर होता है, बिना सेल के ऑर्गेनिज्म संभव नहीं है।
दैट्स वाई इसको लिविंग भी नहीं बोल सकते और नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। मैंने आपको दोनों समझा दिया कि क्यों इसको लिविंग भी नहीं बोल सकते और नॉन लिविंग भी नहीं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको अगर ये समझ में नहीं आया हो तो। I will try to explain it better in the comment section if you still did not get it. Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है भाई। मेटाबॉलिज्म के बिना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है विदाउट एनी एक्सेप्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन वेट्रो जो हमने लेबोरेटरी में भी परफॉर्म की आर नॉट लिविंग थिंग्स। आर नॉट लिविंग थिंग्स माने ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है भाई। हमें अभी अभी डिस्कस किया ना पीछे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है ये, क्योंकि छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म भी यूनिसेलुलर होता है। एक भी सेल नहीं है आइसोलेटेड या इन विट्रो या लेबोरेटरी में जब आप मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं तो उसमें एक भी सेल नहीं है, वो सेल फ्री सिस्टम है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, वो लिविंग रिएक्शन जरूर है। उस रिएक्शन को हमें लिविंग बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से एक सेल में जान आ रही है, एक सेल में लाइफ इनकलकेट हो रही है उस मेटाबॉलिज्म की वजह से, इसलिए उसको लिविंग रिएक्शन तो ज़रूर बोलना पड़ेगा हमको। हाँ, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, क्योंकि 3-4 बार बता चुका हूँ मैं, यूनिसेलुलर एक सेल तो होनी चाहिए कम से कम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलने के लिए। आई थिंक मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर लिया है इसके बारे में, अभी तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये आगे बोल रहा है, hence cellular organization of the body is defining feature of life forms। अब ये स्टेटमेंट सुनते ही बहुत से लोगों का सर चकरा जाता है कि ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया उसमें तो भर भर के मेटाबॉलिज्म के बारे में बोला गया है और नीचे हैंस लिख रहा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ऊपर तो उसने इतना सारा बोला मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो हैंस मेटाबॉलिज्म बोलना चाहिए था ना, डिफाइनिंग फीचर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोल दिया। ये ऐसी बात सोच के सर चकराने लग जाता है बहुत से लोगों का। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। उन्होंने ये भी बोला है कि सेल फ्री सिस्टम में लाइफ पॉसिबल नहीं है, उसको लिविंग नहीं बोल सकते। सेल विदाउट सेल वी कांट से एन अ थिंग इज लिविंग, उसको नीदर लिविंग बोला है। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होनी ही चाहिए, चाहे कम से कम एक ही सेल हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, एक कम से कम एक सेल तो होनी चाहिए। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए डिफाइनिंग हो गया। तो यहाँ से हमारे पास दो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए लाइफ के, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक तीसरा भी महान होता है, वो है कॉन्शियसनेस। ये तीनों के तीनों एक साथ होने चाहिए एक ऑर्गेनिज्म में, ताकि हम उसको बोल पाएँ कि वो लिविंग है। एक साथ होने चाहिए, एक की भी कमी रह गई तो वो लिविंग नहीं बोलेंगे हम उसको। ये जो तीसरा बचा कॉन्शियसनेस, इसको हम आगे अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि जो ये लेक्चर है वो 50 मिनट से ऊपर निकल चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जो लेक्चर में बना रहा हूँ ये जब 1 घंटे से ऊपर निकल जाता है तो उसका जो साइज है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो जाता है, तो मैं उसको अपलोड करने में अनेबल हो जाता हूँ, इसलिए मुझे इसकी लेंथ 1 घंटे से कम ही रखनी होती है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम कॉन्शियसनेस से कंटिन्यू करेंगे इससे आगे।